नमस्कार, सुबह 8 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और सबसे पहले बात रामपुर की। तो रामपुर लोकसभा उपचुनाव में आजम खान ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि खुद को नवाब बताने वाले लोगों को 3000 वोट मिलते हैं और उससे ज्यादा तो यहां किन्नर होंगे। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर मुर्गी डकैती का केस दर्ज है, किताबों की फर्नीचर चोरी का है। अरे मुकदमा ही लिखवाना था तो ताजमहल और कुतुब मीनार की चोरी का लिखवाते। तो इस तरह की बातें आजम खान ने कही है। रामपुर में लोकसभा उपचुनाव होने हैं और इसको लेकर लगातार बयानबाजी और प्रचार भी चल रहे हैं। आजम खान ने एक बार फिर से बयान दिया है और क्या कुछ कहा है आजम खान ने, जरा सुनते हैं। मेरे ऊपर और मेरे अपनों पर सैकड़ों हजारों मुर्गी चोरी का नहीं है, मुर्गी डकैती का मुकदमा है। जो दफात लगाई गई है वो डकैती की है, चोरी की नहीं है। हमारे मुखालिफ ने हमारा मेयार बहुत हल्का रखा, किताबों की चोरी, फर्नीचर की चोरी। अरे मुकदमा ही लिखवाना था तो कम से कम ताजमहल और कुतुब मीनार की चोरी का। नवाबजादा जुल्फिकार अली खान, जिनकी औलादें अपने आप को नवाब लिखती हैं, जो 3000 वोट पाते हैं, इससे ज्यादा तो रामपुर में जितना वोट उन्हें मिला है। तय हुआ कि का वोट भी नहीं मिला, मगर नवाब हैं। इसलिए नवाब है कि हामिद मंजिल में एक तरफ नाचने वाली नाचती थी और एक तरफ हमारा नवाब नाचता था। नाचने वाली बेहोश होकर गिर जाती थी, हमारा नवाब फिर भी नाचता है। और इसी पर बातचीत करने के लिए विशाल सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए। विशाल, देखिए, आजम खान की बदजुबानी पहले भी दिखाई दी है। आजम खान कई बार ऐसे विवादित बयान दे चुके हैं और इस बार तो बड़ा लंबा अरसा जेल में गुजारने के बाद जो दर्द है वो बार बार आजम खान का छलक जाता है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आजम खान जो वो हमेशा अपनी बदजुबानी के लिए पहचाने जाते हैं। आजम खान की तीखे बोली उनको जो है मतलब उनको लोगों को याद रखते हैं। और रामपुर की जो राजनीति है वो आजम खान की नवाब खानदान से ही रही है। अभी आजम खान के ऊपर जिस तरह से मुकदमे दर्ज हुए थे उसमें उन्होंने यही कहा कि ये जो मुकदमे चोरी के नहीं बल्कि डकैती के हैं। और ये तो जो मेरा मुखालिफ है उसने बहुत छोटे मुकदमे लगाए हैं, उसको तो ताजमहल और तो कुतुब मीनार की चोरी का मुकदमा मेरे ऊपर लगवाना चाहिए था। वही नवाब खानदान को जो अभी पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें नवाब कादिम अली खान नवेद में चुनाव लड़े थे, जिसमें उनको लगभग 3000 वोट मिले थे। तो उसी पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि रामपुर में तो 3000 हिजड़ों की संख्या भी 3000 से ज्यादा है, तो उनको तो हिजड़ों के वोट भी क्या कहते हैं इस चुनाव में नहीं मिले। जी बिल्कुल, तो हमेशा से आजम खान इस तरह से बदजुबानी करते हैं और इस बार मंच लोकसभा उपचुनाव का है जहां पर प्रचार करते करते आजम खान का दर्द भी छलक जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से आज तीसरे दिन भी ईडी पूछताछ करेगी। वहीं कांग्रेस के बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अशोक गहलोत, भूपेश बघेल एक पीसी करने वाले हैं। रणदीप सुरजेवाला भी इस प्रेस वार्ता में शामिल होंगे। सुबह 9 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। आज भी कांग्रेस के सीनियर लीडर्स गिरफ्तारी देंगे अपनी। इससे पहले 2 दिनों तक हुई पूछताछ में पहले दिन यानी कि सोमवार को राहुल गांधी से करीब 8.5 घंटे तक ईडी दफ्तर में पूछताछ हुई। दूसरे दिन मंगलवार को भी कई राउंड में यानी कि 2 राउंड में करीब 10 घंटे तक पूछताछ हुई और आज एक बार फिर से राहुल गांधी को ईडी के सामने पेश होना है। देर रात कांग्रेस मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं की आपात बैठक हुई जिसमें केसी वेणुगोपाल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, मुकुल वासनिक ने आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की है। के परे की यहाँ की पुलिस प्रशासन को कितना बड़ा दबाव झेलना पड़ रहा होगा दिल्ली से या गवर्नमेंट से, कोई कल्पना नहीं कर सकता। 15 लोगों को, ये तो कोई आज तक मैंने कभी देखा नहीं। सर, आपके कानून अपना काम करे, 144 लगे तो आप अरेस्ट कर लीजिए, परंतु आप अगर एआईसीसी में आने लगे तो रोक सकते हैं। ये केंद्र सरकार की खींच दिखाई देती है। पहली बात है कि हमारे कांग्रेस के दफ्तर को चारों तरफ से घेर दिया गया, किसी को आने नहीं दिया। 15 आदमी को आने की अनुमति थी। पत्रकारों के साथ बदसलूकी हुई, नेताओं के साथ बदसलूकी हुई। तो ये तो लोकतंत्र में राजनीतिक दल के यदि राजनीतिक दलों को ख़त्म करना है, मीडिया को ख़त्म करना है, तो लोकतंत्र कहाँ रहा? ये तो तानाशाही है।
अब तो तानाशाही पे उतर आए हैं ये लोग। इस प्रकार से राहुल गांधी जी को पूछताछ की जा रही है और जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार किया जा रहा है वो सीधा सीधा तानाशाही रवैया है। वहीं अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से ईडी से पूछताछ को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राजनेताओं के लिए ईडी एक परीक्षा की तरह हो गया है। जितने भी हम राजनीति करने वाले लोग हैं इनको परीक्षा देनी पड़ती है। जैसे 10वीं की परीक्षा है, 12वीं की परीक्षा है, ईडी भी एक परीक्षा है। और ये मान लीजिए आप, ये जो परीक्षा है ये डेमोक्रेसी की परीक्षा है। डेमोक्रेसी में सोचिए ये परीक्षा हो रही है और इस तरह सरकारें हमेशा करती आई हैं। जो सरकार ताकतवर है, आज उत्तर प्रदेश में देख लो, लेखपाल, तहसीलदार, एसडीएम मिल जाएं, आपके घर को गिरा देंगे। और अब बात राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज दिल्ली में विपक्षी दलों की एक अहम बैठक बुलाई है जिसमें 21 दलों को बुलाया गया है। हालांकि कई विपक्षी पार्टी इसमें शामिल नहीं होगी, लेकिन एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी इसमें शामिल हो सकते हैं। अखिलेश यादव पहले भी ममता बनर्जी के समर्थन की बात कह चुके हैं। हालांकि बीएसपी अध्यक्ष मायावती इस मीटिंग में नहीं शामिल होगी। आज होने वाली इस बैठक में राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी को घेरने की रणनीति तैयार की जाएगी। अपनी बात साफ कह दी कि समाजवादी पार्टी का जो निर्णय है वो ममता बनर्जी जी के लिए है, वो जो तय करेंगी उनके साथ समाजवादी पार्टी है। और सीएम योगी ने मंत्रिपरिषद की बैठक में सभी मंत्रियों से बेवजह बयानबाजी से बचने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी मसले पर बयान देने से पहले यह तय कर ले कि उससे कहीं किसी तरह का विवाद ना हो। साथ ही कहा कि बयान संयमित होना चाहिए, इससे सरकार या पार्टी की छवि खराब ना हो। तो बयान से छवि खराब ना हो, सीएम ने इस तरह के निर्देश दिए हैं। अपने नेताओं से कहा है कि तमाम तरह की बयानबाजी से बचे। बयान से सरकार पार्टी की छवि खराब होती है। कोई भी बयान बहुत सोच समझ कर दे। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे आज अयोध्या दौरे पर आएंगे। उसको लेकर शिवसेना ने अयोध्या में तैयारी पूरी कर ली है। आदित्य ठाकरे रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे। इससे पहले करीब 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बाद करीब 5:30 बजे रामलला के दरबार पहुंचेंगे। शाम को सरयू आरती में भी आदित्य ठाकरे शामिल होने वाले हैं। आदित्य ठाकरे अयोध्या में करीब 6 घंटे तक रहेंगे। उधर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने आदित्य ठाकरे के दौरे को राजनीतिक बताकर विरोध किया है। संजय राउत कल नया घाट पे थे और सरजू आरती में शामिल भी नहीं हुए। कहने का मतलब ये शुद्ध रूप से कालेमी लोग हैं, गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों से सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। मैं राजू दास इनकी विचार का पुरजोर विरोध करता हूं और निंदा करता हूं। आवे भक्त के रूप में आवे, सहज स्वीकार है, माला फूल से स्वागत करते हैं, लेकिन ये राजनीतिक रूप से आ रहे हैं, इसका नाते इनका पुरजोर विरोध और निंदा। और आरएसएस के सर संघ चालक मोहन भागवत आज मुजफ्फरनगर और मेरठ के दौरे पर होंगे। मुजफ्फरनगर में श्री कृष्ण मंदिर में 65वें स्थापना दिवस में शामिल होने पहुंच रहे हैं मोहन भागवत, जहां पर मंदिर में पूजा अर्चना के बाद संत सम्मेलन में हिस्सा भी लेंगे और संघ कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। वहीं एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मोहन भागवत करीब 2 बजे मेरठ भी पहुंचने वाले हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत आज मुजफ्फरनगर पहुंच रहे हैं। मुजफ्फरनगर के खतौली में मोहन भागवत धर्म सभा को संबोधित करेंगे। इस धर्म सभा को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। देश भर के संत यहां इकट्ठा हो रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से यहां संत समागम की तैयारियां की जा रही हैं, धर्म सभा की तैयारियां की जा रही हैं। 65वां वार्षिक महोत्सव 2022 इसे नाम दिया गया है। सजावट की जा रही है, फूलों से सजाया जा रहा है समूचे प्रांगण को। और निश्चित तौर पर आज का दिन मुजफ्फरनगर के लिए बड़ा दिन है। आज जब मोहन भागवत यहाँ पर पहुँचते हैं तो वो क्या कहते हैं, धर्म सभा के संबोधन में वो संतों को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। बहरहाल खतौली में
जोर शोर से तैयारियां यहां चल रही हैं। तकरीबन 9:30 बजे मोहन भागवत यहां पर पहुंचेंगे और संत समागम में हिस्सा लेंगे। और उन्नाव में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इसका सीसीटीवी वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में महिलाएं और पुरुष आपस में भिड़ते दिखाई दे रहे हैं, लड़ते दिखाई दे रहे हैं। वहीं दोनों पक्षों में जमकर गाली गलौज भी हुई। बताया जा रहा है कि कूड़ा डालने को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके बाद दोनों पक्षों में पहले कहासुनी हुई, फिर कहासुनी गाली गलौज में बदल गई और उसके बाद मारपीट तक जा पहुंची। स्थानीय लोगों ने किसी तरह से दोनों पक्षों को शांत कराया। मारपीट की घटना एक घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। ये वीडियो 13 जून का बताया जा रहा है। और मुजफ्फरनगर में उस समय सनसनी फैल गई जब एक बुजुर्ग किसान घायल अवस्था में सड़क के किनारे पड़े मिले। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल किसान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने बुजुर्ग किसान को मृत घोषित कर दिया। मामला मीरापुर थाना इलाके का बताया जा रहा है। दरअसल नया गांव घुम्मा के रहने वाले बुजुर्ग किसान किसी काम से मीरापुर कस्बे में एक बैंक आए हुए थे। बताया जा रहा है कि मृतक किसान के सर में चोट के निशान थे, जिसको लेकर परिजनों ने हत्या का शक जताया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित की है। घुम्मा गांव के रहने वाले श्रीचंद नाम के एक व्यक्ति किसी काम से मीरापुर आए थे। उसके बाद वो लौट रहे थे। रास्ते में उनके सर पे चोट लगी हुई घायल अवस्था में वो मिले। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी डेथ हो गई। विस्तृत जांच की जा रही है। उनके बेटे ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध एक तहरीर दी है, जिसमें हत्या का मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना की जा रही है। और खबर ललितपुर से लेते हैं, जहां पर एक पत्नी ने अपने पति की डंडे से सरे बाजार पिटाई कर दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि कोतवाली मेहरौनी के अंतर्गत सीएससी के सामने फल विक्रेता दंपत्ति अलग अलग फलों का ठेला लगाते हैं और इनमें आए दिन छोटी मोटी बातों पर झगड़ा हुआ करता है। किसी बात को लेकर इनके बीच फिर विवाद हुआ, जिसके बाद पति पत्नी की डंडे से पिटाई कर दी। सड़क पर काफी देर तक ड्रामा चलता रहा। किसी ने अपने मोबाइल से मारपीट की इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। और उन्नाव के फतेहपुर चौरासी इलाके में बॉयलर फटने से हादसा हो गया, जिसमें पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बॉयलर से हो रही पिपरमिंट की पेराई के दौरान यह हादसा हुआ। घायलों को तुरंत इलाज के लिए सीएससी लाया गया, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए बाद में उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। और आईपीएल मीडिया राइट्स नीलामी में वाईकॉम 18 ने बड़ी बाजी मारी है। वाईकॉम 18 को अगले 5 साल के लिए आईपीएल के डिजिटल स्ट्रीमिंग के अधिकार मिल गए हैं। वाईकॉम 18 ने करीब 20,500 करोड़ रुपए में ये डिजिटल अधिकार हासिल किया है। बताया गया कि साल 2023 से 2027 तक 5 सत्रों के लिए कुल 410 आईपीएल मैचों की डिजिटल स्ट्रीमिंग यानी कि लैपटॉप और मोबाइल पर आईपीएल मैच का मजा मिल सकेगा। आपको वाईकॉम 18 के जरिए मिलने वाला है। इसके साथ ही वाईकॉम 18 ने नॉन एक्सक्लूसिव अधिकारों का सी पैकेज भी 3,273 करोड़ रुपए में खरीदा है। वाईकॉम 18 ने ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका के लिए टीवी और डिजिटल टू एयर आईपीएल के वैश्विक अधिकार भी हासिल किए हैं। वाईकॉम 18 करीब 6 करोड़ फ्री डिश उपभोक्ताओं को भी आईपीएल का रोमांच पहुंचाने वाला है। आईपीएल के मीडिया राइट्स 48,390 करोड़ रुपए में बिके हैं, जो दुनिया भर में खेलों के लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी कीमत है। और हिंसा से जुड़ी खबर, जहां पर जफर हयात के रिमांड पर आज सुनवाई होनी है। जफर समेत 4 आरोपियों की रिमांड पर आज सुनवाई होगी। आरोपियों की 5 दिन की रिमांड पुलिस मांगने वाली है। बैंक खाते संबंधित पड़ताल के लिए ये रिमांड पुलिस मांगेगी। फंडिंग पर पुलिस के पास पर्याप्त सबूत है। 3 जून को हुई हिंसा मामले का मास्टरमाइंड है जफर, जिसकी आज रिमांड खत्म हो रही है पुलिस की, और एक बार फिर से पुलिस रिमांड मांगेगी। 5 दिन के रिमांड की बात हो रही है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। हम आपको बता दें कि बैंक खातों संबंधित पड़ताल के लिए पुलिस की तरफ से यह रिमांड मांगी गई है। फंडिंग पर उनके पास पर्याप्त सबूत भी है। और 10 जून को हुई हिंसा के मामले में अब तक 350 उपद्रवी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। प्रयागराज में सबसे ज्यादा
92 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं सहारनपुर में 84 और हाथरस में 55 उपद्रवियों को सलाखों के पीछे भेजा गया है। अंबेडकर नगर में 41 और मुरादाबाद में 40 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा अलीगढ़ में 6, जालौन में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अभी भी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। और हिस्ट्री शीटर गैंगस्टर मटरू राय के घर पर बिहार के बक्सर में वाराणसी पुलिस ने दबिश दी। बक्सर के उमरपुर गांव पहुंची चेतगंज थाने की टीम ने उसके गांव में पूछताछ की, उसकी संपत्ति की जानकारी ली। पुलिस के मुताबिक मटरू राय पर पुलिस चौतरफा शिकंजा कसने की तैयारी में है। मटरू की अवैध संपत्ति का डाटा तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं उसके करीबियों और उसके शरण देने वालों की सूची भी तैयार की जा रही है। तो अवैध संपत्ति मटरू की है, इसको लेकर अब उत्तर प्रदेश पुलिस बिहार पहुंची है, जहां पर उसके गांव में इस वक्त पूछताछ चल रही है। और कानपुर से ही खबर है, 84 दंगों से जुड़ी खबर आ रही है। 38 साल बाद गिरफ्तारी शुरू हुई है। एसआईटी ने 4 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। घाटमपुर इलाके से गिरफ्तारी हुई है। दंगों में 127 सिखों की मौत हुई थी, जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि 84 दंगों की गिरफ्तारी हुई है। 38 साल बाद ये गिरफ्तारी अब शुरू हुई है, क्योंकि एसआईटी लगातार इस पूरे मामले की छानबीन कर रही थी। छानबीन के बाद अब 4 आरोपी 1984 दंगे के गिरफ्तार किए गए हैं। घाटमपुर इलाके से इनकी गिरफ्तारी हुई है। दंगों में 127 सिखों की मौत हुई थी, जिस मामले में एसआईटी लगातार लंबे समय से जांच कर रही थी। अब 38 साल बाद इस पूरे मामले में 4 गिरफ्तारी हुई है।